दोस्तों आज की वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक फ्री इंटर्नशिप, फ्री प्रैक्टिकल नॉलेज, इंटरव्यू प्रिपरेशन और फ्री इंटरव्यू क्वेश्चन आप इसको बोल सकते हो। एक कंप्लीट पैकेज वीडियो रहने वाली है किसी फ्रेशर्स के लिए, किसी स्टूडेंट के लिए, किसी जॉब जो एम्प्लॉय है उसको अगर टेक्निकल नॉलेज चाहिए तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखनी है। इसमें मैं काफ़ी चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ और किसी भी इंटरव्यू में अगर आप बैठोगे ये आपसे 20 से 30 चीज़ें जो मैं आज आपको बताऊंगा ये आपसे ज़रूर पूछी जाएंगी। तो कंप्लीट वीडियो देखना, लेकिन उससे पहले एक काम कर लेना है। आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन दबाना है, क्योंकि आगे भी बहुत कुछ आने वाला है जो आपको फ्री में सीखने को मिलेगा सिर्फ सिविल साइट विजिट चैनल पे, और ऐसी चीज़ें सीखने को मिलेंगी जो कहीं आपको ना मिले। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो वो क्वेश्चन है, हाउ वी कैलकुलेट कार्बन फ्रॉम स्टील इन ऑन साइट। मतलब आप साइट पे कार्बन कंटेंट स्टील में कितना है आप कैसे बता सकते हो किसी को। अगर आपको कोई पूछ ले कि ये स्टील पड़ा हुआ है, इसमें कितना कार्बन कंटेंट है वो बताओ, वो कैसे बता सकते हो आप साइट पे ही। तो उसमें वो टेस्ट रहता है साइट पे, विजुअल स्पार्क एनालिसिस। ये विजुअल स्पार्क एनालिसिस एक तो लैब में होता है, उसका पूरा प्रोसीजर रहता है, लेकिन आप साइट पे बता सकते हो किसी को भी कि इस स्टील में इतना हमारा कार्बन प्रेजेंट है। तो इसमें करना क्या होता है, पहले तो आपको जहां भी आप ये टेस्ट परफॉर्म करोगे वो आपका डार्क एरिया होना चाहिए। दूसरा आपका कोई भी मतलब ग्राइंडिंग इंस्ट्रूमेंट हो गया जो मतलब जिससे आप स्टील रखोगे तो वो उसमें से स्पार्किंग निकले। तो स्पार्क निकलेगी जो उसमें कलर्स होते हैं, ब्लू हो गया, रेड या पिंक, मतलब कलर जनरेट होंगे। तो एक बार आता है जिसमें कलर अकॉर्डिंग कलर दिया होता है। ये ब्लू कलर है तो इसमें इतना परसेंट 5% हो गया, ये थोड़ा डार्क ब्लू है तो इसमें 9%। उससे उस स्केल से हम उस स्पार्क को मैच करते हैं। जो वो स्पार्क वहां निकल रहा होता है उससे हमें इजिली पता चल जाता है कि हमारा इसमें इतना कार्बन प्रेजेंट है उस बार में। ये टेस्ट रहता है विजुअल स्पार्क एनालिसिस। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछे कि हम कैसे बता सकते हैं साइड में कि उस स्टील में कितना कार्बन है, तो आप इस टेस्ट से आप बता सकते हो कि उसमें इतना कार्बन है। और भी मेथड रहते हैं जो लैब में परफॉर्म किए जाते हैं, XRF एलॉय ग्रेड आइडेंटिफिकेशन, एक ये टेस्ट होता है। दूसरा हमारा स्पार्क ओइस एनालिसिस। मतलब 3-4 टेस्ट जो लैब में परफॉर्म किए जाते हैं, लेकिन जो हमारा साइट पे आप टेस्ट जो परफॉर्म कर सकते हैं वो कौन सा है, विजुअल स्पार्क एनालिसिस। नेक्स्ट है आपका हाउ टू इंस्पेक्ट स्टील ऑन साइट। मतलब साइट पे आप स्टील को कैसे चेक कर सकते हो कि हमारा जो स्टील आया हुआ है वो सही है, मतलब यूज के लिए एज पर स्टैंडर्ड है कि क्या है। तो सबसे पहले करना क्या है, जो आपका मतलब मटेरियल आया होगा उसमें से अल्टरनेटिवली उठाने आपको कोई भी बार, उसमें से 4 नग मतलब काटने, 4 नंबर 1 मीटर की लेंथ का काट लिया। उसको मतलब लेंथ उसकी चेक करनी है 4 साइड से। मतलब अगर ये साइड कर ली चेक उसकी, एक ये उसका मतलब डाया चेक कर लिया, 4 का उनका मतलब एवरेज निकालनी है, ठीक है। और दूसरा क्या करना है आपको, मतलब वेट करना है उस बार का जो आपने कटिंग किया होगा, ठीक है। उसमें 1 मीटर में अगर 10 का डाया का सरिया आपने किया हुआ है 1 मीटर, तो इसका जो वेट आएगा और जो हमारा स्टैंडर्ड वेट रहता है 1 मीटर के 10 के सरिये का, दोनों में कितना डिफरेंस आ रहा है उधर से आपको पता चल जाएगा कि स्टील आपका बेटर क्वांटिटी का एज पर स्टैंडर्ड है क्या है, ठीक है। और दूसरा उसका जो बैच होता है उस पर दिया रहता है कि ये टाटा स्टील है, FE 500 जो भी है वो उसमें दिया रहता है। इससे आप इजिली साइड पे चेक कर सकते हो कि हमारा वो सही है। और फिर क्या करना है, मतलब अगर उसको मतलब अगर आपने वो करना है बेंडिंग के लिए, आप करना है बेंड टेस्ट, मतलब एक बेंड टेस्ट भी कर सकते हो आप साइड पे अगर स्टील को चेक करना है। तो बेंड टेस्ट के लिए सबसे पहले एक तो नोट है जो मतलब आपको पता होना चाहिए, जो भी आप बेंडिंग करोगे साइड पे तो वो 8D के हिसाब से होना चाहिए। 8D मतलब आपका जो मैंड्रिल होगा, जो मशीन बेंडिंग मशीन देखी होगी जो बीच में आपका मैंड्रिल रहता है, तो मैंड्रिल किस हिसाब से लगाना है 8D के। 8 हमारा कोफिशिएंट हो गया और D हमारा डाया, जिस डाया का भी होगा 8 × 10 का, तो 80 का मैंड्रिल से ही आपको बेंडिंग करनी है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। और फिर क्या करना है, आपको बेंड करना है स्टील को 180 डिग्री, ठीक है। इसका मैं प्रोसीजर आगे बताता हूं पूरा। पहले ये 2 टेस्ट आप इजिली कर सकते हो परफॉर्म। 180 डिग्री बेंड करना है, उस देखना है उसमें कोई फ्रैक्चर, यहाँ क्रैक या रप्चर कुछ नहीं हो रहा है, तो वो स्टील सही है।
और इसका बेंड टेस्ट में पूरा बता देता हूँ प्रोसीजर कैसे करना है। पहले क्या करना है, जो आपका बार होगा कोई 8 का या 10 का, उसको 135 डिग्री पे बेंड करना है आपको। बेंड हो गया एक बार, तो फिर उसको क्या करना है, बॉइलिंग वाटर मतलब 100 डिग्री सेल्सियस में के पानी में उस जो बेंड किया एरिया होगा मतलब सरिया होगा उसमें 100 डिग्री सेल्सियस में डाल देना है। 30 मिनट तक उसमें उसी को रहने देना है। देन उसको निकाल के उसको 15 मिनट कूल करके उसको फिर बेंड करना है कितना, 157.5 डिग्री। ये कर लिया। अगर बार में कोई भी रप्चर या क्रैक शो नहीं हुआ, मतलब वो आपका स्टील एज पर स्टैंडर्ड सही है काम करने के लिए साइड पे। अगर वो बेंड हो गया मतलब वो स्टील यूज करने लायक नहीं है। तो जो मैंने बताया अभी, मैंडेटरी टू यूज फॉर रिवर्ट है अकॉर्डिंग IS 176, और वो ये क्या कहता है 8D मिनिमम आपका मैंडेटरी यूज करना है बेंडिंग के दौरान। ये भी क्वेश्चन पूछा जाते हैं। 3 क्वेश्चन हो गए आपके। एक वो हो गया कि कार्बन कंटेंट कैसे चेक करते हैं स्टील का, दूसरा हो गया आपका सरिया कैसे चेक करते हैं साइल पे, और बेंड टेस्ट कैसे हम करेंगे कि हमारा बेंड टेस्ट परफेक्ट है। अगला आपका क्वेश्चन पंचिंग शेयर। इसकी मैं अभी यहाँ बनाना पॉसिबल नहीं होगा, ऐसे कुछ ऐसे फेलियर रहता है, ये स्लैब है नीचे बैठ जाता है, तो इसकी मैं पिक दे दूंगा साथ में। लेकिन होता क्या पंचिंग शेयर फेलियर, पंचिंग शेयर इज ए टाइप ऑफ फेलियर ऑफ reinforcement कंक्रीट स्लैब सब्जेक्टेड टू हाई लोकलाइज्ड फोर्स। तो जब मतलब ये स्लैब रहेगी आपकी, ठीक है, और यहाँ आपका कॉलम, इसमें क्या होता है यहां से ये बैठ जाता है नीचे। मतलब हमेशा जो पंचिंग शेयर देखा जाता है वो फ्लैट स्लैब में देखा जाता है, कहाँ, कॉलम के एरिया में हमारा ये टूट जाता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, आपने देखा होगा कि यहाँ सपोर्ट यहाँ रहती है, हम वहां क्रैंक बार प्रोवाइड करते हैं, यहाँ सरिया एक्स्ट्रा शेयर के काउंटर करने के लिए सरिया प्रोवाइड करते हैं, एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड करते हैं। तो इसकी मैं पिक दिखा देता हूं आपको मतलब वीडियो के दौरान। तो इसको हम फेलियर किस वजह से होता है पंचिंग शेयर की, वही जैसे मैंने बताया कि यहां से कॉलम के यहां से एरिया से यहां से वहां टूट जाएगा, मतलब शेयर हो जाएगा। मतलब ऐसे कैसे बताऊं मैं आपको, ये स्लैब आपकी मतलब ऐसे इसका शेयर मतलब टूट जाएगा। इसकी मैं पिक दिखा दूंगा, ठीक है। ये हो गया आपका पंचिंग शेयर। अगर आपको पूछा जाए तो बताना हो तो मतलब आप बता सकते हो कि हमारा जो फोर्सेस रहती है, मतलब शेयर सपोर्ट पे ज्यादा होता है, बेंडिंग मूवमेंट 0 होता है और शेयर फोर्स ज्यादा होती है, तो उसकी वजह से हमारा फेलियर यहाँ आता है, कॉलम में यहाँ पे टूट जाता है, तो वो उसे हम पंचिंग शेयर बोलते हैं। और अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज स्लिप फॉर्म कंस्ट्रक्शन, मतलब स्लिप फॉर्म कंस्ट्रक्शन क्या होती है, ये इंटरव्यूज में भी पूछा गया। तो स्लिप फॉर्म कंस्ट्रक्शन आपने ब्रिज का देखा होगा, ब्रिज में एक बड़ी सी गैंट्री टाइप मशीन लगी हो रहती है गैंट्री, तो वो क्या करती है, मतलब जैसे यहाँ काम हो गया तो वो आगे एक्सटेंड कर देते हैं उसको। तो स्लिप फॉर्म कंस्ट्रक्शन भी वही हो गया, ब्रिज में भी या वॉल में भी बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन रहेंगी उसमें यूज की जाती है। क्या, एक बार कंक्रीटिंग हो गया उसी फॉर्म वर्क को नेक्स्ट लेवल पे वैसे ही उठा के आगे कंक्रीटिंग के लिए बढ़ा देते हैं। तो लैपिंग लेंथ क्या है, उसमें क्या क्या चीजें आपको देखनी है, प्रैक्टिकली क्या है, और कोड हमें क्या चीज कहता है कि लैप कैसे करना है। पहले लैपिंग लेंथ है क्या चीज, देखो जो साइड पे बार आते हैं टोर वो 12 मीटर के आते हैं, और जब हम कॉलम का सरिया खड़ा करते हैं, ये कॉलम रहा हमारा, ये हमारा कॉलम बनने वाला है, इसमें हमने सरिया खड़ा किया, स्टील बार आ गए हमारे। तो ये तो है नहीं कि 12 मीटर का लंबा सरिया एकदम खड़ा कर दें, पॉसिबल भी नहीं है और काफी टफ भी होता है इस चीज को एग्जीक्यूट करने में साइड में। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको पार्ट्स में काट देते हैं। मेनली क्या किया जाता है, 7 मीटर 5 मीटर छोटा बड़ा। और एक चीज रखना होता है कि हमेशा जो सरिया कॉलम का देना होता है साइड पे, उसको टुकड़ों में करते हैं, मतलब अल्टरनेट होना चाहिए। ये नहीं बोलता कि 7 मीटर 5 मीटर में ही करो, जो भी आपको सही लगता है ऐसे करते हैं। 3 मीटर 4 मीटर में भी जैसे जैसे पॉसिबल हो। हमने कर दिया 7 मीटर 5 मीटर में, ये आ गया हमारा 7 मीटर का सरिया, दूसरा आ गया हमारा 5 मीटर का सरिया, फिर तीसरा हमारा 7 मीटर का। इसमें क्या होता है, ये अल्टरनेट भी हो जाते हैं, एक बड़ा एक छोटा ऐसे भी हो जाता है। और फिर हम बात करते हैं अभी लैप लेंथ की, जो मैं बात आपको करने वाला हूं। देखो लैप लेंथ अगर हमने छोटा बड़ा कर दिया, अभी हमने और ऊपर जाना है, तो इसको सरिये को हमें करना पड़ता है लैप करना पड़ता है। तो एक चीज ध्यान देने, आगे मैं क्लियर भी करूंगा, ये ऐसे आपको हमेशा प्रोवाइड करना है, इसे बोलते हैं हम जॉगल। ये चीजें जो मैं बता रहा हूं नोट करके रखो, साइड पे सब होने वाली हैं। और ऐसा नहीं है कि आपको एकदम से आना ही चाहिए सब, लेकिन बेसिक पता होगा तो आप देख पाओगे कि ये चीज वो हो रही है जो हमने वहां पढ़ी थी। तो ये लेक्चर याद रखना और मतलब बेइज्जती नहीं करवाना भाई की। तो ये हो गया जॉगल, ठीक है। अभी लैप लेंथ क्या होती है, कोई भी सरियों को जैसे मैंने कहा जोड़ने के लिए हम यूज करते हैं, तो ये आ गई हमारी लैप।
लैब किस हिसाब से कितना, मतलब अभी कहो सर कि यहां से यहां ही क्यों नहीं, मतलब इतना सा क्यों नहीं, इतना ही क्यों या इतना क्यों नहीं, तो ये डिपेंड करता है हमें आईएस कोड क्या कहता है। वो तो उसने आईएस कोड ने तो काफी चीजें दी है कि कंप्रेशन में आपको अलग करना है, टेंशन में आपको अलग करना है। वो बोलता है कि कंप्रेशन में आपको क्या करना है, 24D से कम नहीं करना है, और जो डेवलपमेंट लेंथ होती है वो आगे मैं बताऊंगा उससे इक्वल रखने कंप्रेशन जोन में, और टेंशन जोन में क्या करना है 30D के हिसाब से देना है। तो इतने झंझट में आपको नहीं पड़ना है। ये जो आईएस कोड है ये भी एक फॉलो अप करने के लिए चीज ये बनाई गई है गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन जो साइट पे हम प्रैक्टिकली यूज करते हैं वो हमें तो देखो एग्जीक्यूट करना है। अगर साइट इंजीनियर हो आप, तो आपको जो आर्किटेक्ट होगा उसने पहले ही मेंशन किया होगा ड्राइंग को कि आपको कितना, तो बेसिकली कितना आता है आजकल 50D चल रहा है। बिल्डिंग पे डिपेंड है, लेकिन मैं चल रहा क्यों बोल रहा हूँ कि मोस्टली ये देखा जाता है 50D ही दिया जाता है आर्किटेक्ट के द्वारा। तो 50D के हिसाब से हम लैब लेंथ करेंगे साइड पे, और आपको वही वहां पे दिखेगी। ये मैंने आपको बता दिया वैसे कि आईएस कोड क्या कहते हैं, कंप्रेशन में कितना, टेंशन में कितना, इसको छोड़ो इसको पकड़ो। 50D के हिसाब से करेंगे तो आते हैं हम, ये सरिया हम 2 यूज कर रहे हैं। A20 का सरिया हमारा एक कॉलम में यूज हो रहा है, उसमें हमें लैब करना है। तो क्या करना है 50D के हिसाब से हम उसको लैब करेंगे 50D के हिसाब से। तो कैसे करते हैं 50 इंटू 20 का सरिया इंटू 20, ये डाया 50D क्या हो गया 50 इंटू डायमीटर, तो हो गया 1000 mm। तो आपका जो ये होना चाहिए यहां से लेके जैगल के नीचे से यहां तक कितना होना चाहिए 1000 mm। और यही जो क्लाइंट आता है सबसे पहले क्या चेक किया जाता है, कोई भी कॉलम होगा तो उसका वो लैप लेंथ चेक करते हैं। अगर 50 mm छोटी हुई ना तो वो कॉलम खुलवा के दोबारा आपसे वो चीज करवाएंगे। तो ये हमेशा आपको ध्यान रखना होता है। और लैब लेंथ का आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि लैब लेंथ कैसे होगी हमारी 50D के हिसाब से हमें मोस्टली साइड पे प्रोवाइड करते हैं। और क्यों करते हैं, क्योंकि सरिया छोटा होने का कारण या एग्जीक्यूशन को पूरा करने के लिए हम ये करते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन और इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, साइड पे दिक्कत आएगी आपको करने में। क्या होता है कॉलम जो होता है, तो कभी कभी उसका क्या है सरिया नीचे से हमारा 20 mm का आ रहा है, ऊपर जाते जाते स्टील का डाया कम होता है, मोस्टली बिल्डिंग्स में देखा जाता है। तो उस दौरान आपको लैब लेंथ कैसे देनी होती है, उस दौरान आपको हमेशा याद रखनी है जो लैब लेंथ आप दोगे वो किसका है, जो ऊपर छोटा सरिया आएगा उसके हिसाब से देनी है। अगर नीचे हम 20 mm का यूज कर रहे हैं, ऊपर 16 mm का, तो हमें 16 mm की देनी है। नीचे हम 25 mm का यूज कर रहे हैं, ऊपर हम 20 का कर रहे हैं, तो हमें 20 के हिसाब से करनी है। अगर हम 12 का नीचे कर रहे हैं, ऊपर 10 का कर रहे हैं, तो हमें 10 के हिसाब से देनी है। क्लियर, ये हो गया। अगर हम बात करें यहाँ पे इसकी एग्जाम्पल अगर एग्जीक्यूट करें 50 इंटू 16 हमारा हो गया 800 mm, तो आपकी ये लेंथ कितनी होनी चाहिए 800 mm होनी चाहिए। और हमेशा ध्यान देना जब भी आप उसमें ये बाइंडिंग वायर हमने दिखाई हुई है, बाइंडिंग वायर बाइंड करोगे तो आपको हर 4 इंच या 100 mm पे बाइंड करवाना है अच्छे से, और इसी हिसाब से करवाना है कि बीच में गैप नहीं दिखे। ये एक टिप है आपके लिए, टिप्स है आपके लिए कि आप साइट इंजीनियर हो, आपका सुपरविजन रहेगा, तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान देना कि 4 इंच या 100 mm पे प्रोवाइड करना है बाइंडिंग वायर अच्छे से, डबल बाइंडिंग वायर, और उसमें गैप दिखना नहीं चाहिए। क्लियर, ये हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगर नॉमिनल मिक्स के हिसाब से देखें हमें कि हमें लैप लेंथ कितनी देनी होती है, तो M15 यहां भी आप कंक्रीट यूज करवाओगे वहां आपको हमेशा 40D के हिसाब से प्रोवाइड करनी है। और अगर M20 की बात करें, अगर M20 करते हैं तो कॉलम के लिए 50D और बीम और स्लैब के लिए 60D। ये मतलब इतना नहीं है, बाकी ड्राइंग पे आपको जो मेंशन की होगी उसको फॉलो अप करना है। बाकी 50D तो हमारा है ही है, 50D के हिसाब से हम लैप लेंथ हमेशा देते हैं साइड पे। ये हो गया लैप लेंथ का। नेक्स्ट जो टॉपिक था हमारा क्या था, डेवलपमेंट लेंथ। चलो डेवलपमेंट लेंथ कर देते हैं अभी। देखो डेवलपमेंट लेंथ क्या है, एक एंकरेज लेंथ है। किसी चीज को भी पकड़ के रखने के लिए हम क्या करते हैं, डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड करते हैं। अगर हम बीम, इधर ये आ गया हमारा बीम, मैं क्लियर करता हूं, ये हो गया बीम, ये हो गया कॉलम। और डेवलपमेंट लेंथ क्या होती है, ये हमारा स्टील बार जा रहा है, और जहां उसका जंक्शन बनेगा, जहां उसका जॉइंट बनेगा, वहां हम डेवलपमेंट लेंथ हमारी आती है। अगर ये सरिया हम देखें एल मारा हुआ है, एल किया हुआ है, एल ये यहां से लेके यहां तक, यहां से स्टार्ट हुआ, ये हो गया हमारा डेवलपमेंट लेंथ। मतलब एक एंकरेज दी हुई है, अगर बीम पे यहां पे लोड पड़ेगा तो क्या होगा, ये नीचे जाएगी जगह और ये उठेगी और खींचेगी। तो उसी लिए क्या किया जाता है, एक एंकरेज प्रोवाइड की जाती है, उसे हम बोलते हैं डेवलपमेंट लेंथ। और वो हम कितनी प्रोवाइड करते हैं, किस हिसाब से प्रोवाइड करते हैं, वो करते हैं हम 40 से 50D हमारी मोस्टली होती है। अगर इसको लेके चलूं, ये 20 mm का डाया है हमारा,
देखो इसमें क्या करूंगा मैं, एक बार बेंडिंग शेड्यूल का वीडियो मैंने बनाया है, काफी 25 मिनट का वो वीडियो है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। उसमें इतना मैं बोलूंगा, उसमें एक मैथमेटिकली थोड़ी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हुई है, लेकिन बाकी जो वीडियो कंप्लीट है वो फुल पैकेज वीडियो है, उसमें मैंने सब बताया है। और एक अच्छा वीडियो बोल सकते हो मेरे दौरान, वो वीडियो वो है, वहां आप देखो काफी चीजें आपको क्लियर भी होंगी। तो ये हो गया, हम 40 to 50D प्रोवाइड करते हैं। 50D हो गया, 50 इंटू 20 mm का कर रहे हैं तो 1000 mm। तो ये यहां से लेके यहां तक हमारा कितना होना चाहिए, यहां से लेके ये और ये कितना होना चाहिए, 1000 mm। अगर हमारा कॉलम है कितने का, 300 mm का, यहां से हम कवर निकाल देंगे, 50 mm का मोस्टली कवर रहता है, तो बचा हमारा 250 mm। ये आ गया, इधर से लेके इधर हो गया हमारा 250 mm। बाकी पीछे कितना बचा, 750। तो ये यहां से लेके यहां होना चाहिए 750। ये होती है हमारी डेवलपमेंट लेंथ, इस हिसाब से हम इसको लेते हैं। मतलब मोस्टली साइड पे देखा जाता है लैप लेंथ और डेवलपमेंट लेंथ सेम ही दी होती है आर्किटेक्ट ने, तो ये सेम हमारी रहती है। ये हो गया, ठीक है। यहां से लेके यहां कितना हो गया, 1000 mm। अगर हमारा इधर होता 16 डाया का बार यूज होता तो हम कितना करते, 50 इंटू 16 करते तो हमारा 800 mm आता, तो 250 यहां आ जाता, बाकी जो बचता ऊपर चला जाता। तो ऐसे ही होता है। ये मोस्टली किसके लिए दी जाती है, एंकरेज को। जो बीम का स्ट्रेसेस होते हैं वो कॉलम में इजिली ट्रांसफर हो जाते हैं। ये हो गया हमारा किसका, डेवलपमेंट लेंथ का टॉपिक। हमारा था क्रैंक बार का टॉपिक था। अभी हम क्रैंक बार पे बात करते हैं। क्रैंक बार क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस पे वीडियोस डाल चुका हूं मैं। लेकिन देखो क्रैंक बार क्या है, अगर ये मैं इसको पकड़ लूं, ये हमारी सपोर्ट है, कोई भी कॉलम ले लो, कोई भी सपोर्ट है, ये बीच में आ गई हमारी स्लैब। और आपने साइड पे देखा होगा कि ऐसे क्रैंक बार प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। और जो जहां इधर से लेके, मतलब जिस एरिया से क्रैंक स्टार्ट नहीं हुआ होता है, वहां होता है हमारा पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट। और जहां देखो सपोर्ट रहती है, यहां सपोर्ट आएगी, वहां होता है हमारा नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट। ये आ गया। और बीच में हमारा यहीं हम, मेरे को पूछा जाता है सर यहीं से हमें क्यों क्रैंक बार प्रोवाइड किया जाता है, L/3 के हिसाब से क्यों क्रैंक बार प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि हमारा यहां क्या होता है, जीरो बेंडिंग मूवमेंट होता है हमेशा। जहां से हम प्रोवाइड करते हैं, जहां क्रैंक बार आएगा वहां जीरो बेंडिंग मूवमेंट होता है, जहां उसको बोल सकते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन। तो ये पॉइंट होता है जहां से हमारा क्रैंक बार उठता है। अगर मैं किसी चीज की एग्जांपल लूं, अगर यहां अभी पॉसिबल नहीं होगा, ये अगर हमारा एक पेज है, ठीक है, कोई भी चीज है, हम इसको यहां लोड डालेंगे यहां पे, तो ये चीज वहां से उठती है। हमेशा ध्यान रखना, कोई भी चीज होगी अगर उसको हम यहां पे लोड डालेंगे, अगर इसको मैं देखूं तो ये दूसरी तरफ जो सपोर्ट होगी वहां से उठेगी, तो हमारी वहां नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट क्रिएट होगी। और जहां लोड आ रहा है हमारा, अगर यहां मैं लोड करूं, अगर मैं एक डायग्राम बना के दिखाता हूं आपको, ठीक है। ये कॉलम आ गया हमारे, ये हमारी एक स्लैब, ये लोड डाला मेरा, ये यहां ऐसे बिहेव करेगी, ऐसे। तो यहां हमारा पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट आता है, यहां नेगेटिव। तो इसको काउंटर करने के लिए हम क्या करते हैं, क्रैंक बार प्रोवाइड करते हैं। और इसके लिए हमारी जो, अगर एक क्वेश्चन जो आपको प्रैक्टिकली काम आएगा साइड पे, इसकी लेंथ निकालने के लिए उसका फार्मूला आता है 4.0 इंटू हाइट। और स्लैब जितनी हाइट होगी, दोनों तरफ से कवर माइनस कर लेना, जो हाइट आएगी वो हम उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, उतनी हमारी इसकी लेंथ रहती है। बाकी ये लेंथ निकालना तो ईजी है। MX बार यूज करना चाहिए या TMT बार यूज करना चाहिए, एक ये आएगा हमारा। दूसरा आएगा इनमें डिफरेंस क्या है। तीसरी चीज आएगी, अगर हमारा 750 स्क्वायर फीट है, जहाँ 1000 स्क्वायर फीट, जितना भी स्क्वायर फीट है उसमें कितना टोटल स्टील लगेगा, कितने, मतलब उसका रेट कितना पड़ेगा हमें। दूसरा मैं बताऊंगा जो 5 कंपनी, मतलब जो टॉप में है इंडिया की, जिसका आपको स्टील खरीदना चाहिए, जो बेस्ट कंपनी अभी चल रही है, उनके बारे में बताऊंगा। उनका स्टील रेट क्या है टुडे, वो मैं बताऊंगा। तो आज हमारे काफ़ी टॉपिक आने वाले। एक चीज़ और मैं बताऊंगा कि आपका 750 स्क्वायर फीट का घर है, उसमें 8 का कितना सरिया लगेगा, 10 का कितना, तो वो सब मैं आज आपको बताने वाला हूँ। इसका मैं लिंक भी दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में आप इजीली उस लिंक पे क्लिक करके उधर कितना भी स्क्वायर फीट होगा वो पुट करोगे तो आपको मिल जाएगा। 8 का इतना लगेगा, 10 का इतना लगेगा, 20 का, 25 का, सब उसमें आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, जो भी हमारा मैं टॉपिक यहाँ वीडियो डालूंगा वो आपको हमारी civilsitevisit.com वेबसाइट पे मिल जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो। तो स्टार्ट करता हूँ मैं। आज का टॉपिक हमारा क्या है, विच स्टील बार इज बेस्ट फॉर हाउस कंस्ट्रक्शन, TMX और TMT। तो सबसे पहले क्या है, मैं बता दूं कि जो हमारा बेस्ट है अभी, मतलब देखा जाए हर चीज़ में,
तो वो है हमारा TMX बार। अगर आपको वहाँ उस मार्केट में अवेलेबल है TMX बार अवेलेबल है तो आप वहाँ TMX बार खरीद सकते हो। क्यों मतलब बेटर है ये? तो सबसे पहले है कि जो इसके रिब्स रहते हैं, जो सरिये में मैंने बताया हुआ है आपने, ये रिब्स होते हैं, मैंने दिखाया एक वीडियो भी है, तो ये मतलब उस पर एक ऑफसेट पड़े होते हैं, ठीक है। तो ये सबसे अच्छे बेटर रिब्स के होते हैं TMX में। और TMX और TMT में डिफरेंस क्या है? कुछ नहीं है। मतलब TMX जो है ना वो ही मतलब एक TMT की न्यू फॉर्म है, मतलब ये बनाने के तरीके पे है। इसको हम TMX बार जो थर्मैक्स टेक्नोलॉजी से बनता है, तो इसीलिए इसका बेसिक नाम ही मतलब थर्मैक्स है। और TMT बार जो है ये दो तीन तरीके से बनता है, ये मैं नहीं बताऊंगा, ये मैं पहले वीडियो डाल चुका हूँ, लेकिन मैं कहूँगा कि आप TMX बार अगर अवेलेबल है आप लो। बाकी TMT भी बेस्ट है, क्योंकि मैं आगे बताता जाऊँगा आपको क्या चीज़ है। तो उसकी बैटरी रिब्स होती हैं और इसको जो भी मतलब हाई टेम्परेचर तक ये झेल सकता है। अगर बाई चांस बिल्डिंग में घर में आग लग जाती है तो 50 डिग्री सेल्सियस तक ये बियर कर सकता है। दूसरा ये करोजन रेजिस्टेंट है TMX बार हमारा। तीसरा इसकी एलोंगेशन प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है, मतलब ये कितना 50% तक एलोंगेट हो जाएगा विदाउट फ्रैक्चर। और उसमें अगर TMT बार में देखा जाए, सिंपल TMT बार में, तो ये हमारा 16 से 20% तक आता है और ये अर्थक्वेक रेजिस्टेंट है। तो जो इससे ये निकला कि हमारा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए TMX बार सबसे बेस्ट है। बाकी ये आपको अभी इजीली मार्केट में अवेलेबल नहीं मिलेगा, क्योंकि छोटे मोटों में अभी तक TMT ही है। तो अगर आपको TMT भी मिलता है तो आप ले लो। अगर देखा जाए रिपोर्ट के हिसाब से वर्ल्ड वाइड 60% मार्केट है TMX की, और बेस्ट इसमें TMX में कौन सा है? गजराज कंपनी। और कामधेनु का भी अच्छा ये आता है। बाकी 80% TMX ने मार्केट बना लिया है इंडिया में। अभी मैं बताता हूँ बेस्ट कंपनी है जो हमारी TMT बार्स की जो यूज़ की जाती हैं। सबसे पहली है हमारी सेल, दूसरी है टाटा डिस्काउंट, तीसरी है विजैक और चौथी हमारी जिंदल का। और जो सेल है 50% जो स्टील यूज़ हुआ है ना स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाने में, वो कौन सी कंपनी का यूज़ हुआ है? सेल कंपनी का। तो आप यहीं से देख सकते हो कि L&T ने टोटल जो यूज़ किया है इसमें स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाने में, वो कौन सा ही है? सेल कंपनी का। और टाटा डिस्काउंट मतलब अगर आपको चाहिए टाटा डिस्काउंट का, इनकी एक ऐप भी आती है, वहाँ पे आपको फुटिंग, स्टीरअप, लिंक्स, जो भी बना बनाया सामान चाहिए आप ऑर्डर कर सकते हो। ज़्यादा रेट नहीं पड़ेगा, बराबर ही रेट पड़ता है, थोड़ा लेबर कॉस्ट उसमें लेते हैं। और चौथी हमारी कंपनी है विजैक और जिंदल। और जो सेल का मार्केट रेट है अभी वो कितने हैं? 58,000 GST के साथ है। जो मैं रेट अभी बता रहा हूँ आपको, ये 58,000 पर टन। और टाटा का क्या रेट अभी? 63,000 पर टन। और विजैक का क्या रेट है? 58,000 पर टन। और जिंदल का क्या है? 52,500 पर टन। ये GST के साथ इनके रेट हैं। तो अभी आपको मार्केट में अब लोकल कंपनी का जितना स्टील यूज़ करोगे उसका कोई मतलब फ़ायदा नहीं है। उसका ना टेंशन में अच्छा रहेगा, ना उसकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी। तो इससे अच्छा अगर थोड़ा बहुत ज़्यादा कास्ट पड़ता है आप भले पड़े, सेल का अच्छा है क्योंकि इसका रेट भी ज़्यादा नहीं है, या जिंदल का आप यूज़ कर सकते हो। तो अभी मैं बताता हूँ हमारा, अगर कोई घर बनाना है आपको, आपका 1000 स्क्वायर फीट है, 1200 स्क्वायर फीट है, या 800 स्क्वायर फीट है, तो उसमें कितना स्टील लगेगा वो मैं आपको बताता हूँ। एक हमारा थंब रूल रहता है। ऐसे तो आपका कमर्शियल बिल्डिंग होगी जो मतलब 3+4 फ्लोर बनाने हैं आपको, ग्राउंड प्लस 3+, तो उसमें कितना चाहिए आपको? 2.5 kg पर स्क्वायर फीट। अगर मैं 750 स्क्वायर फीट बता रहा हूँ सिंगल स्टोरी का, तो उसमें कितना लगेगा? 1.65 kg पर स्क्वायर फीट। ऐसे कम लगता है, मतलब 1.25 से 1.50 लगता है, लेकिन इन फ्यूचर आपको एक्सटेंशन करना है एक और स्टोरी, तो 1.65 kg पर स्क्वायर फीट आपको सरिया उसमें चाहिए। हमारा 700 स्क्वायर फीट है, 750, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, तो हमारा आ जाएगा 1 टन 237 kg आपको स्टील लगेगा। और मैंने सेल का वो जो रेट लिया हुआ है सेल, तो हमारा कितना रेट था? 58,000। तो टोटल आपको कितना? 71,000 का सरिया चाहिए। मतलब उसका अगर घर में आपको 700 स्क्वायर फीट का आपका घर है तो उसमें आपको कितना? 71,000, मतलब 72,000 का सरिया लग जाएगा उसमें, ठीक है। ये चीज़ है। और मैंने जैसे बताया था कि आपका अगर 700 स्क्वायर फीट है तो 8 का सरिया कितना लग जाएगा? 150 नगे, मतलब स्टीरअप में यूज़ हो जाएगा, स्लैब में यूज़ हो जाएगा, कॉलम बीम का स्टीरअप, उसमें 10 mm आपका स्लैब में यूज़ होगा, 12 mm आपका बीम और कॉलम में, और 16 का भी 35 नग बीम और कॉलम में, और जो हमारा 20 का है 4 नग, ये कहाँ यूज़ होगा? हमारा जो कॉलम रहेगा, जो एक्सटर्नल डाया, मतलब 4 बार यूज़ कर रहे हैं 8, ये डिज़ाइन पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप ऐसे थंब रूल लोगे तो आप इतना नग मंगवा सकते हो, मतलब किसी भी अगर क्वांटिटी मंगवानी है आपको।